हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक वीडियो में ये देखा था कि चार्ज होता क्या है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने देखा था कि जब दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दो प्रोटॉन को नज़दीक लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन एंड एक प्रोटॉन को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल का, अट्रैक्ट या रिपेल करने का प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल यानी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है, कुछ फोर्स लगाता है एक दूसरे को। तो कितना फोर्स लगाता है, सिर्फ इतना बोल देने से तो नहीं ना होता है कि फोर्स लगाता है। ये जो फोर्स लगा रहे हैं उसका, ये जो प्रॉपर्टी है फोर्स लगाने का, उसको चार्ज बोल देते हैं। तो सिर्फ थ्योरी देने से नहीं होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली हम लोग को प्रूव भी करना होता है। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है तो कितना फोर्स लगा रहा है, उसके लिए क्या लॉ है, वो किस लॉ को फॉलो कर रहा है, तो उसको हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो कुलम्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लगता है। और ये जो उसको हम लोग कुलम्स लॉ बोलते हैं। और ये जो लॉ है जिससे हम लोग को ये पता चलेगा कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को कितना फोर्स लगाता है, ये लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसा ही है, एकदम सेम टू सेम कॉपी है बोल सकते हैं। वहाँ पे मास है, बस यहाँ पे चार्ज है। वहाँ पे दो मासी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को फोर्स लगाता है, उसके लिए लॉ दिया गया, यहाँ पे चार्ज के लिए दिया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है और उसका क्या फॉर्मूला है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1। चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2। दो चार्ज है, दोनों के बीच डिस्टेंस है R। हम लोग फिजिक्स में इसी तरह का हम लोग टर्म यूज करते हैं, डिस्टेंस को हम लोग R लेंगे, दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस कितना है, R है। तो एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, R है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स भी बोल सकते हैं उस साइंटिस्ट के नाम से, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच एक फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। वो जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का। यानी हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स, दोनों के बीच फोर्स भी बढ़ेगा। सिंपली अगर हम लोग बात करते हैं तो छोटा छोटा मैग्नेट और चार्ज अलग चीज़ है, लेकिन समझने के लिए मैग्नेट का ही एग्जांपल लेते हैं। दो छोटा छोटा मैग्नेट लेते हैं, वो दोनों के बीच हम लोग दोनों को चिपकाएंगे, अगर चिपका करके उसको खींचेंगे तो इजीली खींचा जाएगा। क्यों? क्योंकि दो छोटा छोटा मैग्नेट के बीच उतना फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैग्नेट का साइज बड़ा है, यहाँ पे साइज ही सिर्फ फैक्टर नहीं है, बहुत सारा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को समझने के लिए इसी तरह से हम लोग बात करेंगे। तो छोटा मैग्नेट है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कम होगा, और बड़ा मैग्नेट है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। तो उसी तरह से ये जो चार्ज है छोटा छोटा, उसका मैग्नीट्यूड कम है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू, चार्ज का वैल्यू अगर कम है तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा दोनों के बीच। और ज़्यादा बड़ा बड़ा चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ Q1 और Q2 दोनों पे डिपेंड करेगा ना। तो दोनों का चार्ज, अगर दोनों चार्ज छोटा छोटा है तो फोर्स भी कम लगेगा, और चार्ज ज़्यादा है तो क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 का क्या मतलब है, Q1 एंड Q2 का वैल्यू इंक्रीज होगा तो फोर्स का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। तो पहला इक्वेशन है ये। अब
अगर दो चार्ज है नज़दीक रखा है हुआ है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर दूर है तो क्या होगा, फोर्स कम लगेगा। दो मैग्नेट का ही बात कर लेते हैं, या फिर एक मैग्नेट है और एक लोहा है। लोहा अगर काफ़ी दूर है तो उसके बीच फोर्स लोहा को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अगर ज़्यादा दूर है, लेकिन नज़दीक कुछ डिस्टेंस पे, पार्टिकुलर डिस्टेंस पे तो उसको खींच लेगा, और जितना नज़दीक रहेगा उतना इजीली खींचेगा। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर दो मैग्नेट नज़दीक में रखा हुआ है तो फोर्स दोनों के बीच ज़्यादा लगेगा, अगर दूर है तो फोर्स कम लगेगा। तो उसी तरह से दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ आर हम लोग माने हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फोर्स कम है, तो एक ज़्यादा हुआ है तो दूसरा क्या है, कम है। तो ऑब्जर्व किया गया कि डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता है ना, उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, स्क्वायर से डिक्रीज होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ये दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उसका, उस डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, वो भी स्क्वायर से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 हम लोग ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रहा है। अब ऊपर का क्लीन कर दे रहे हैं ताकि इसको लिख सके, जगह नहीं है। अब हम लोग को क्या मिला यहाँ पे, हम लोग को मिला कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटता है, कभी किसी भी इक्वेशन से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, K आएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन याद रखना, जब भी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, उसका कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आया K, तो F इक्वल टू कितना हो गया, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो K है ना, ये तो हम लोग को मिल गया फार्मूला, कूलम्ब फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फार्मूला मिल गया। तो इस K का अपना एक वैल्यू होता है, ये जो K है, K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹, K का वैल्यू होता है। और बाद में पता चला ना कि ये जो K का जो वैल्यू है वो भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। तो एक और वैल्यू आया बाद में इस K का जो दूसरा वैल्यू आया वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका पूरा वैल्यू जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹। तो हम लोग इसको F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, F इक्वल टू K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लेकिन ये किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट है, मीडियम नहीं, ये फ्री स्पेस के लिए। इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं, ये जो साइन है ना इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ग्रीक लेटर है, और इसमें इस तरह से नॉट लगा देते हैं तो एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पे एक कोई कीड़ा आ गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर फार्मूला आ गया। तो
इप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? ये जो है ना इप्सिलॉन नॉट, ये डिसाइड करता है कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स है फ्री स्पेस में रखने पे कितना लगेगा, उसको उसका फोर्स लगाने का अपना कुछ लिमिट होता है। मान लीजिए दो बॉयज़ है, दोनों बॉयज़ को आपस में फाइट कर रहा है, उसको दोनों को हम बोल दें कि चलो यहाँ पे तुम लोग लड़ो, एक दूसरे को पंच मारो, तो क्या होगा, काफ़ी तेज़ी से एक दूसरे को पंच मारेगा। अब हम बोलेंगे कि तुम लोग पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर पूरा दोनों को डुबा देंगे, बोलेंगे आप एक दूसरे को पंच मारो, तो पानी के अंदर जब पंच मारेगा तो उसका पंच का जो स्पीड होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना नहीं रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हवा में क्या है, वो ज़्यादा तेज़ी से पंच लगा पाएगा, लेकिन पानी में उसका स्लो मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि पानी में जो है उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा फोर्स लगाने का। उसी तरह से एक स्विमिंग पूल में पूरा का पूरा हनी भर देंगे, शहद से भर देंगे, अब उसके अंदर डुबा देंगे, पंच मार लेंगे बोले तो पूरा ताकत लगाएगा, लेकिन उतना फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट कम है वहाँ पे। मीडियम, अलग अलग मीडियम में फोर्स का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो ये जो परमिटिविटी, ये जो इप्सिलॉन नॉट है, इसको परमिटिविटी कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस बोलते हैं, और ये बताता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 फ्री स्पेस में कितना फोर्स लगा पाएगा, और उसका वैल्यू होता है, ये इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सॉरी, ये इधर जाएगा तो कूलम स्क्वायर पर एक मिनट, ये ऊपर जाएगा तो इप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा पर न्यूटन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। यूनिट निकालने आता है, यहाँ यूनिट निकालने नहीं सिखा रहे, किसी वीडियो में हम वो भी बता देंगे कि कैसे यूनिट निकाला जाता है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेरे को जनरली हम यूनिट ये सब याद नहीं रहता है, निकालना पड़ता है मेरे को, तब जाके याद आता है, और निकालने में कोई टाइम नहीं लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है इप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू होता है। अब हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है कूलम्स लॉ का, या फिर ये इस फॉर्मूला को याद रखना है, और ये जो इसका पूरा जो वैल्यू है, जो चीज़ दिख रहा है, इसका टोटल वैल्यू होता है 9 × 10⁹। डायरेक्ट के जगह 9 × 10⁹ यूज करेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे। कभी कभी इस वैल्यू का भी ज़रूरत पड़ता है डेरिवेशन में, या कहीं और हम लोग को कुछ वैसा न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, उस केस में हम लोग को अलग अलग वैल्यू यूज करना पड़ता है। तो यही है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सिंपल इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कूलम फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges separated by some distance r is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them। यही है मतलब सिंपली है कि दो चार्ज पार्टिकल है, कुछ डिस्टेंस सेपरेट है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स कम होगा, ऐसा ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।